हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो लेक्चर पे हमने क्या चीज डिस्कस करनी है। तो देखिए, आज के वीडियो लेक्चर पे अगेन हम हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट को आगे को कंटिन्यू करते हैं, जो है आपकी एडिशन टू अ कार्बन हेटेरो मल्टीपल बॉन्ड की यूनिट। ओके, अब देखिए ना, इस यूनिट के अंदर मैं आपको ऑलरेडी दो लेक्चर्स प्रोवाइड करा चुकी हूँ। हमने उन दो लेक्चर्स पे क्या पढ़ा था, एक बार जस्ट मैं आपको वापस से रिपीट कर देती हूँ। देखिए, हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट पे हमने क्या देखना था। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने ये चीज डिस्कस करानी थी कि हमको कुछ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप दिए थे, जैसे एस्टर हो गया, जैसे आपका कार्बोनाइल कंपाउंड हो गया। हमने उन फंक्शनल ग्रुप में क्या कराना था, रिडक्शन कराना था। किसकी हेल्प से? मेटल हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से। तो मैंने आपको वहां पे तीन टाइप के मेटल हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट बताए हुए थे। कौन कौन से? LaH यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट, NaBH यानी कि सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट, एंड डाइबल एच। तो ये तीन टाइप के मेटल हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से हमने क्या किए थे, हमें जो स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप दिए थे उनमें हमने रिडक्शन शो कराया। ओके, ये बात की थी हमने फर्स्ट लेक्चर पे। देन हम बढ़े थे हमारे सेकंड लेक्चर पे, जिसके अंदर हमने क्या चीज डिस्कस की। सेकंड लेक्चर पे हमने ये चीज डिस्कस की कि हमको क्या कराना था, एडिशन रिएक्शन करानी थी विद द हेल्प ऑफ थ्री रिएजेंट। और वो तीन रिएजेंट कौन कौन से थे? फर्स्ट वन इज ग्रिग्नाट रिएजेंट, सेकंड वन इज ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट, एंड थर्ड वन इज ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट। हमने इन तीन टाइप के रिएजेंट की हेल्प से हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड में, कार्बोनाइल कंपाउंड भी सैचुरेटेड एज वेल एज अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड में हमने एडिशन रिएक्शन शो कराई थी। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें डिस्कस की थी हमने सेकंड लेक्चर पे। आज हम आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड लेक्चर पे। तो देखिए, मैं यहाँ पर को लेक्चर नंबर थर्ड लिखना भूल गई, तो प्लीज आप इसे सही कीजिएगा। तो लेक्चर नंबर थर्ड पे आज हम बात करने वाले हैं, जिसके अंदर जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है काफी बढ़िया टॉपिक है, जो है आपका विडिग रिएक्शन। ओके, आज आपने एक नेमिंग रिएक्शन पढ़नी है, जो है आपकी विडिग रिएक्शन। इसके अंदर हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे, तो फर्स्टली मैं आपको वो भी चीजें बता देती हूँ। देखिए, फर्स्टली हम ये बात करेंगे कि विडिग रिएक्शन है क्या, ये रिएक्शन आपको क्या करवाती है, इस रिएक्शन के अंदर हमने करना क्या होता है। ठीक है, देन उसके बाद हम ये चीज डिस्कस करेंगे इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है, एग्जांपल्स क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, लिमिटेशन क्या है, एज वेल इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री भी हमने यहाँ पर को डिस्कस करनी है। ओके, तो काफी बढ़िया लेक्चर रहने वाला है, आपको भी डेफिनेटली क्लियर होगा। आप जस्ट सुनते रहिएगा, मैं आपको क्लियर करवा लूंगी। ओके, तो फर्स्टली बात कर ले विडिग रिएक्शन होती क्या है, देन हम आगे को प्रोसीड करते हैं। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं विडिग रिएक्शन होती क्या है। ओके, तो देखो ना, यहाँ पे इसने लिखा है विडिग रिएक्शन क्या है, ये बोल रहा है द विडिग रिएक्शन इज अ ऑलिफिनेशन रिएक्शन। ओके, अब बात आती है कि ये ऑलिफिनेशन रिएक्शंस क्या होती है। ओके, तो आपको पता है ना, ऑलिफिन मतलब क्या होता है। ऑलिफिन मतलब होता है यहाँ पर एल्कीन को हम लोग बोलते हैं ऑलिफिन। ओके, तो ऑलिफिनेशन रिएक्शन मतलब क्या हुआ कि ऐसी रिएक्शन जिसमें एल्कीन का क्या हो रहा होगा, फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो विडिग रिएक्शन भी एक टाइप की ऐसी रिएक्शन है जिसमें आपने एल्कीन का फॉर्मेशन कराना है। इट मीन्स आपको ये चीज तो साफ साफ क्लियर होगी कि विडिग रिएक्शन में जो आपका प्रोडक्ट होगा वो आपका क्या होगा, ऑलिफिन ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि विडिग रिएक्शन एक टाइप की ऑलिफिनेशन रिएक्शन है। इट मीन्स इस रिएक्शन में आपको एल्कीन का फॉर्मेशन करना है। कितना आसान बात था, इतनी चीज क्लियर है। अब अगर प्रोडक्ट आपका अल्कीन है, अगर आपका प्रोडक्ट ऑलिफिन है, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होंगे? ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इस केस में विडिग रिएक्शन क्या होती है। तो ये बोल रहा है इट मे बी सिंपली डिफाइंड एज अ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ कीटोन एंड एल्डिहाइड ऑन रिएक्टिंग विद द ट्राइफिनाइल फॉस्फीन इलाइड, जिसे आप विडिग रिएजेंट कहते हैं, टू गिव्स द एल्कीन। यानी कि विडिग रिएक्शन क्या होती है? विडिग रिएक्शन एक ऐसी केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन की रिएक्शन है जिसमें आपके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो होते हैं कीटो एंड एल्डिहाइड। ओके, तो जिसमें आप अपने ये कार्बोनाइल कंपाउंड कीटो एंड एल्डिहाइड को किसके साथ रिएक्ट कराते हैं? विडिक रिएजेंट के साथ। और वो विडिक रिएजेंट आपका स्पेसिफिक होता है, जिसे आप बोलते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन इलाइड। ओके, ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन इलाइड आपका विडिक रिएक्शन होता है। अब ये होता क्या है मैं भी आपको बताने वाली हूँ, अब जस्ट सुनते रहिएगा। आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हो गए कार्बोनाइल कंपाउंड, जो थे आपके कीटो एंड एल्डिहाइड। इसी अगर आपने रिएक्ट किया विडिक रिएजेंट के साथ, और विडिक रिएजेंट आपके क्या होते हैं? विडिक रिएजेंट है आपका ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम इलाइड। ओके, आपने अगर अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कीटो एंड एल्डिहाइड को अगर इस विडिक रिएजेंट से, ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम इलाइड से रिएक्ट कराया, तो आफ्टर रिएक्शन आपको हमेशा एल्कीन मिलेगी, आपको ऑलिफिन मिलेगी। इस रिएक्शन को ही आप क्या बोलते हैं? विडिक रिएक्शन, जिसकी वजह से हम इसे बोलते हैं कि विडिक रिएक्शन एक टाइप की ऑलिफिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हमको क्या है, ऑलिफिन ऑब्टेन होता है। आसान था। तो सिंपली हम एक बार वापस से रिपीट करते हुए चलते हैं। विडिक रिएक्शन क्या हुई? विडिक रिएक्शन एक टाइप की ऐसी केमिकल रिएक्शन, एक ऐसा केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें आपके कार्बोनाइल कंपाउंड, यानी कि क्या हुआ, कीटो एंड एल्डिहाइड रिएक्ट करेंगे विडिक रिएजेंट के साथ। और विडिक रिएजेंट कौन हो गया? आपका ट्राइफिनाइल। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, मे भी आपको दिख ना रहा हो, तो ऐसे इरेज कर दिया। अब आप देखिए,
किसके साथ रिएक्ट करते हैं, आपके विडिक रिएजेंट कौन होते हैं, ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम इलाइड। अगर इसके साथ अगर आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कीटोन एल्डिहाइड ने रिएक्ट किया तो आफ्टर रिएक्शन आपको जो प्रोडक्ट ऑप्टेन होगा वो एक टाइप का ओलिफिन होगा, यानी कि एल्कीन होगा। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं विडिक रिएक्शन। आसान था। तो लिखा हुआ है द कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू अ एल्कीन, इट इज नोन एज अ विडिक रिएक्शन। ओके, और विडिक रिएक्शन को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था आपके केमिस्ट जॉर्ज विडिक ने, जिनके नेम पे ही आपकी विडिक रिएक्शन पड़ी हुई थी। और इन केमिस्ट को क्या है, इनकी डिस्कवरी के बेसिस पे नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था 1979 पे। ओके, तो ये आसान था। आपको विडिक रिएक्शन का इंट्रोडक्शन समझ में आया। विडिक रिएक्शन क्या करती है, विडिक रिएक्शन एक टाइप की ऑलिफिनेशन रिएक्शन है, जिसमें आपको ऑलिफिन का या फिर आप बोल सकते हैं एल्कीन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इस केस में आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपका कार्बोनाइल कंपाउंड होता है, जिसे आप कीटोन एल्डिहाइड कहते हैं। जब ये कीटोन एल्डिहाइड विडिक रिएजेंट जो है आपका ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम इलाइड, इसके साथ रिएक्ट करता है, तो आफ्टर रिएक्शन आपको एल्कीन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। दिस ओवरऑल रिएक्शन इज नोन एज अ विडिक रिएक्शन। ओके, अब विडिक रिएक्शन को ऑब्जर्व किया था जॉर्ज विडिक ने, जो आपके केमिस्ट थे, और इनको इन्हीं के नेम के बेसिस पर आपको ये रिएक्शन पड़ी, जिसे आप विडिक रिएक्शन कहते हैं। और इन केमिस्ट को क्या है, इनकी डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था 1979 में। और ये जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया आपका विडिक रिएक्शन का। इतनी चीज क्लियर आई। अब विडिक रिएक्शन होती क्या है ये तो हमने समझ लिया। अब इसकी मैं आपको जस्ट रिएक्शन आपको पहले शो कराती हूँ एंड देन मैकेनिज्म की ओर बढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि ये ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम इलाइड क्या हुआ। ये इलाइड का मतलब क्या होता है, मैं आपको जस्ट वो समझा देती हूँ। ठीक है, इलाइड टर्म का यूज हम लोग कब करते हैं, मैं जैसे आपको ऐसे बताती हूँ। देखिए, सपोज आपके पास कोई केमिकल स्पीसीज है, कोई आपके पास कोई भी कंपाउंड है सपोज। ओके, अगर आपको उस कंपाउंड में कार्बन और किसी दूसरे एलिमेंट, और दूसरा एलिमेंट क्या हो सकता है, मे बी सल्फर हो सकता है, मे बी नाइट्रोजन हो सकता है, मे बी आपका फॉस्फोरस हो गया। जैसे यहाँ पर को फॉस्फोनियम आयन की हम बात करें तो हमारे पास क्या होगा, कंपाउंड में एक कार्बन और फॉस्फोरस का एक डायरेक्ट लिंक आपको देखने को मिलेगा। ओके, और डायरेक्ट लिंक में आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर आप इनके ऊपर पोलरिटी लगाएंगे, कि इनके ऊपर पोल्स आप जनरेट करेंगे, तो आपको मिलेगा यहाँ पर कार्बन नेगेटिवली चार्ज एंड फॉस्फोरस पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो स्पीसीज होती है इसे आप बोलते हैं इलाइड, जिसमें आपको अपोजिट चार्ज देखने को मिलती है, अपोजिट पोलरिटी देखने को मिलती है। तो ऐसी स्पीसीज को, ऐसे कंपाउंड को आप क्या बोलते हैं, इलाइड। तो जस्ट इतनी चीज माइंड पर रखिएगा कि इलाइड में यहाँ पर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हमारा इलाइड कैसा है, ट्राइफिनाइल, यानी कि 3 फिनाइल फॉस्फोनियम। फॉस्फोनियम मतलब फॉस्फोरस है और नीचे पीछे से आयम लगा है, यानी कि IOUM लगा हुआ है, NIUM लगा है। इट मीन ये कोई एक आयनिक स्पीसीज है, थोड़ा बहुत आप नाम से समझ सकते हैं। इलाइड, इलाइड मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर को मैंने क्या बोला, इलाइड टर्म का हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारे किसी स्पीसीज में कार्बन के साथ डायरेक्ट लिंक हो, किसका, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर होगा। बट यहाँ फॉस्फोनियम तो है, तो यहाँ पर को हम लोग फॉस्फोरस की बात करेंगे। और अगर इलाइड लगा है, इलाइड आपको ये बोलेगी कि यहाँ पे आपका कार्बन की पोलरिटी अपोजिट होगी, यानी कि कार्बन होगा नेगेटिवली चार्ज, और यहाँ पे आपको फॉस्फोरस को देखने को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो स्पीसीज यहाँ पे आपको ऑब्टेन होगी, उस स्पीसीज को हम बोलते हैं इलाइड। इतनी चीज क्लियर आई। तो हमने जो रिएजेंट यूज करना है वो आपका ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम इलाइड है, यानी कि आपके पास जो फॉस्फोनियम आयन होगा, फॉस्फोनियम आयन मतलब फॉस्फोरस होगा जिसके ऊपर लगा होगा पॉजिटिव चार्ज, इसके पास ट्राइफिनाइल होगा, यानी कि इसके पास 3 फिनाइल रिंग अटैच होंगी, ये आपकी 3 फिनाइल रिंग अटैच होंगी। और ये जो आपका ये फॉस्फोरस है, ये डायरेक्ट लिंक बनाएगा कार्बन के साथ जिसके ऊपर लगा होगा नेगेटिव चार्ज। तो इस स्पीसीज को बोलते हैं आप ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम इलाइड, यानी कि ये एक इलाइड स्पीसीज है। आपको कैसे पता चला, आपने यहाँ पर पोलरिटी देखी, जो कि यहाँ पर को एज अ विडिक रिएजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, और इसी विडिक रिएजेंट के साथ आपने अपने कार्बोनाइल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का रिएक्शन कराना है, और आफ्टर रिएक्शन आपको एल्कीन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। दिस ओवरऑल रिएक्शन इज नोन एज अ विडिक रिएक्शन। इतनी चीज क्लियर आई ना। अब मैं आपको पहले रिएक्शन शो कराती हूँ एंड देन मैकेनिज्म पे हम बात करेंगे। तो देखिए, सिंपल सी है, देख के डरना मत, आसान है। तो देखो रिएक्शन आपको क्या बोल रही है, ठीक है। तो रिएक्शन आपको सबसे पहले ये चीज बोल रही है कि यहाँ पर को क्या हुआ, देखो आपके पास पहले क्या है, फॉस्फोनियम का सॉल्ट है, ठीक है। अभी आपके पास ये नहीं है, आपके पास रिएजेंट नहीं है, प्रॉपर विडिक रिएजेंट नहीं है। आपके पास ट्राइफॉस्फोनियम का क्या है, आपके पास सॉल्ट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फॉस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। ये अभी आपकी इलाइड नहीं है, ठीक है, ये आपका इलाइड नहीं है, ये आपका सॉल्ट है, फॉस्फोनियम का सॉल्ट, फॉस्फोरस के ऊपर लगा है पॉजिटिव चार्ज, सॉल्ट है, यानी कि X नेगेटिव, यहाँ पे आपके पास कोई सॉल्ट होगा। अब आपने फर्स्टली क्या किया, इसे किसी बेस के साथ ट्रीट किया। ओके, तो आप रिएक्शन में ये चीज दिखाएंगे कि आपके पास पहले सॉल्ट था, आपने इसे बेस के साथ ट्रीट किया लाइक NaOH। तो हुआ क्या, आपका यहाँ जो Na है ना, ये आपका जो Na है,
ये आपकी पॉजिटिव स्पीसीज है, ये क्या करेगी, यहाँ पे सॉल्ट जो आपका X है, ओके, इसके साथ सपोज ये OH है या फिर Cl है, ठीक है, सॉल्ट आपका Cl नेगेटिव हो सकता है, तो ये Cl नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पर Na के साथ कंबाइंड होके NaCl बना के बाहर एलिमिनेट हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे क्या बचा आपका, ये आपका Na क्या था, पॉजिटिव था, OH आपका क्या था, नेगेटिव था, एक मिनट रुकिएगा, OH आपका नेगेटिव था, आपने यहाँ से Na को एलिमिनेट कर दिया, अब आपके पास सिर्फ क्या बचा रिएक्शन कंडीशन में OH नेगेटिव, ओके। अब ये OH नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ से कार्बन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा, तो जैसे यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, तो देखिए मैं आपको बार बार ये चीज बताती हूँ ना, यहाँ पर अगर आप कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्लीव करेंगे तो पहले कैसे क्लीव करेंगे वो चीज मुझे बताइए, होमोलाइटिकली करेंगे या हेट्रोलाइटिकली? ऑब्वियस सी बात है हेट्रोलाइटिक करेंगे, क्यों, मैंने आपको बोला होमोलाइटिक क्लीवेज कब होती है, जब आपको रिएक्शन कंडीशन में कोई रेडिएशन दी होती है, यहाँ कोई रेडिएशन आपको दी नहीं है, तो आप जस्ट यहाँ पर को कैसी क्लीवेज कराएंगे, हेट्रोलाइट। और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज आपको क्या बोलती है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज आपको ये चीज बोलती है कि अगर आपने ये दोनों बॉन्ड को क्लीव करना है, तो आपको पता है एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, एक इलेक्ट्रॉन आपका कार्बन का होगा, एक इलेक्ट्रॉन आपका हाइड्रोजन का होगा, दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और आपके 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइन करके इलेक्ट्रॉन को शेयर करके आपको एक बॉन्ड देखने को मिलता है। अब हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ये बोलती है कि मैं यहाँ पर जो क्लीवेज कराऊंगी वो अनइक्वली कराऊंगी, यानी कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक ही एटम को दूंगी, ओके। और वो एटम कौन होता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका रीजन भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मैंने क्या बोला था कि आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये कभी भी ऐसे नहीं होते कि आपका कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये है, ऐसे कभी भी नहीं होते, आपके इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रेजेंट होते हैं सेंटर पर कुछ इस पोजीशन में, ओके। अब होता क्या है कि अगर आपका इन दोनों में से कोई एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर आप सपोज कंपेयर करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन में से, तो आपको पता चलेगा कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन आपका एक टाइप का इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, लेकिन अगर आप इसे हाइड्रोजन से कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा कि कार्बन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, कम है कंपेयर टू हाइड्रोजन, यानी कि कार्बन आपका थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम। तो होगा क्या कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी ओर शिफ्ट हो जाएंगी, कार्बन की ओर। क्यों होंगे, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो दोनों ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन देखी, यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से एक कोवेलेंट बॉन्ड तो बनाया था, जिसके 2 इलेक्ट्रॉन बेचारे सेंटर पे बैठे हुए थे, एक साइड कंबाइंड होके। हुआ क्या, कार्बन का ऐसा बिहेवियर था कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर शो कर सकता है, तो इट मींस कार्बन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, तो ये कार्बन क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इसके अट्रैक्ट करने की वजह से जब यहाँ पर बॉन्ड की क्लीवेज होगी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे कार्बन के ऊपर और हाइड्रोजन बन जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, H पॉजिटिव मिला और कार्बन नेगेटिव मिला। तो जैसे आपको यहाँ पे बॉन्ड क्लीव देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन पॉजिटिव मिलेगा और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव अब रिएक्शन कंडीशन में जो OH नेगेटिव बचा हुआ था इसके साथ कंबाइंड होकर आपको क्या देगा, वाटर। तो देखो हमने रिएक्शन कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, मैं आपको धीरे धीरे से एक्सप्लेन करती हूँ। हमने रिएक्शन कंडीशन में क्या लिखा है, आप नीचे साइड देख सकते हैं, -NaX, -NaX मीन्स आपने यहाँ से जो Na लिया था, जो आपने बेस लिया था, इसका पॉजिटिव पार्ट कंबाइंड हुआ आपके सॉल्ट के नेगेटिव पार्ट से, जिससे आपको NaCl ऑब्टेन हुआ। और जो आपके बेस का नेगेटिव पार्ट था OH, ये किसके साथ कंबाइन हुआ, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ आपके सॉल्ट के, जिसकी वजह से आपको वाटर एलिमिनेट देखने को मिला। और अब आपको यहाँ पर को इलाइट देखने को मिला, तो देखो मिल गया ना इलाइट। इसमें आपको क्या देखने को मिला, फॉस्फोनियम इलाइट, ये आपका ट्राइफिनाइल है, ये जो आपके R ग्रुप है वो एक टाइप के फिनाइल ग्रुप है, ओके। तो यहाँ पे आपके 3 R ग्रुप है, ये आपका फॉस्फोनियम एन है, जिसमें आप देख सकते हैं इसके साथ जो कार्बन एटम लगा हुआ है वो नेगेटिवली चार्ज है। इट मीन्स क्या हुआ, अब ये आपका ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम इलाइड अब ये फॉर्म हुआ, इससे पहले ये सॉल्ट था, अभी आपका इलाइड में फॉर्म हुआ। और इस इलाइड फॉर्म को आप कुछ ऐसे भी एग्जिस्ट करा सकते हैं, क्यों करा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है कि आपका कोई भी बॉन्ड हो या फिर आपका नेगेटिव चार्ज हो, आपका इलेक्ट्रॉन पेयर हो, ये तो तीनों की तीनों 2 इलेक्ट्रॉन के कॉन्ट्रीब्यूशन से बने, और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन के कॉन्ट्रीब्यूशन से बने हुए हैं तो ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल हो सकते हैं, आप इन्हें आपस में इंटरकन्वर्ट करा सकते हैं। तो हुआ क्या कि कार्बन, आपको पता है कार्बन मैं बोलती हूँ कि अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो उसके ऊपर कभी भी नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर पाता। कार्बन एक टाइप का इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इसके ऊपर एक बार के लिए आप पॉजिटिव चार्ज लगा सकते हैं, लेकिन कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहना बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल स्टेट कहलाती है। तो होगा क्या, यहाँ पर आपकी कार्बन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन इसे बैलेंस करने के लिए क्या कर सकता है, इसको यहाँ पे शिफ्ट करके नेगेटिव चार्ज को क्या है, एक बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकता है। तो अगर यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा तो वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी है। अब जो नया बॉन्ड बनेगा वो बनेगा पाई बॉन्ड। तो देखो अगर यहाँ पे पाई बॉन्ड जनरेट हुआ तो ये कुछ ऐसे स्टेट आपको देखने को मिलेगी, कार्बन के ऊपर से चार्ज चला जाएगा बट कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी, तो ये दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, ठीक है। तो ये बनी आपकी इलाइड, ये आपकी इलाइड नहीं, ये आपकी इलाइड है।
अब आपने रिएक्शन में कराना क्या है, इस इलाइड को, ये जो आपने इलाइड फॉर्म किया है, इस इलाइड को आपने ट्रीट कराना है अपने कार्बोनाइल कंपाउंड से, इट में बी एल्डिहाइड, इट में बी कीटो। ओके, तो यहाँ पे आपने एल्डिहाइड लिया, देख सकते हैं कार्बन डबल बॉन्ड OH लिया है, ये आपका एल्डिहाइड हो गया। आपने अब इस एल्डिहाइड को आपने ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम इलाइड से आपने रिएक्ट कराना है, विटिक रिएजेंट से रिएक्ट कराना है। तो जैसे ये दोनों रिएक्ट हुए, अभी मैंने यहाँ पर को मैकेनिज्म में शो कराऊंगी कैसे रिएक्ट हुए, अभी जस्ट सुनते रहिएगा, अभी जस्ट इतनी चीज बताइएगा कि जैसे ये दोनों रिएक्ट होंगे तो आपको यहाँ पर देखो एल्कीन का फॉर्मेशन देखने को मिला। अब ये एल्कीन आपकी कोई भी कन्फॉर्मेशन की हो सकती है, ई की भी हो सकती है, जेड की भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि जेड कन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आपके सेम ग्रुप सेम साइड है। ये आपकी क्या होगी, कौन सी कंफर्मेशन होगी, ये आपकी ई कंफर्मेशन होगी, सेम ग्रुप अपोजिट साइड है। तो मतलब सिस और ट्रांस टाइप के आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन हो सकते हैं, सिस और ट्रांस टाइप की एल्कीन आपको ऑब्टेन हो सकती है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट एल्कीन का फॉर्मेशन दिखा है क्योंकि आपकी रिएक्शन है, रिएक्शन जो आपको पाथ दिखाती है, ठीक है। इसके अंदर क्या चीज प्रोसीड हो रही है वो हमको पता चलेगा जब हम इसकी मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। तो होप आपको इतनी चीज समझ में आई, रिएक्शन आपको क्लियर हुआ। तो ये जिस बात की हमने रिएक्शन पे, ओके। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं मैकेनिज्म पे। तो हमने देखना है कि अब रिएक्शन के अंदर क्या हुआ कि यहाँ पर को फॉस्फोनियम आयन जो आपका ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम इलाइड है, ये कैसे आपके एल्कीन के सॉरी कैसे आपके कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड एंड कीटो के साथ रिएक्ट करके आपको एल्कीन इसने दिया, ठीक है। तो इसको पता चलेगा हमारा मैकेनिज्म से। तो देखो जनरली ये जो मैकेनिकल पाथवे होता है ये 3 स्टेप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। पहला स्टेप होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोनाइल, यानी कि कार्बोनाइल में पहले स्टेप में आपको कार्बोनाइल पे न्यूक्लियोफिलिक का अटैक कराना है। दूसरे स्टेप में आपने कराना है फॉर्मेशन ऑफ अ 4 मेंबर्ड रिंग एंड थर्ड स्टेप आपका रहता है जनरेशन ऑफ एल्कीन, ओके। और ये तीनों स्टेप बहुत आसान है, आप जस्ट देखते रहिएगा। तो पहला स्टेप था हमारा न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोनाइल, ओके। आपने कार्बोनाइल में न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाना है, ओके। अब होता क्या है आप जस्ट देखिए, बहुत आसान है। देखो हुआ क्या, ये हमारा क्या था, ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम इलाइड था। क्यों था मैंने बता दिया, फॉस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब आप मुझे बताइए न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, आपको पता है न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज होती है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा होता है, यानी कि एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज होते हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर को आपका न्यूक्लियोफाइल कौन है, ऑब्वियस सी बात है ये कार्बन सेंटर है, क्योंकि कार्बन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। पहली चीज की कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। और आप इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्यों करा रहे हैं, क्योंकि कार्बन एक पॉजिटिव एलिमेंट है, कार्बन एक पॉजिटिव स्पीसीज है। अगर कार्बन एक पॉजिटिव स्पीसीज है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं रह सकता। ये इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर से बैलेंस करना चाहेगा। तो ये क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, किस पे करेगा, हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है कार्बोनाइल कंपाउंड। तो यहाँ पे जो हमने कार्बोनाइल कंपाउंड लिया है वो है आपका कीटो टाइप कंपाउंड, ओके। अब होगा क्या, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव सेंटर कौन है, कार्बन एटम है। तो होगा क्या, ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये जो आपका कार्बन नेगेटिव है, ये अप्रोच करेगा आपके कार्बन के साथ जो कि एक टाइप का पॉजिटिव सेंटर है, ओके। क्योंकि देखो 2 R ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वैसे इंक्रीज करेंगे। तो ये आपका पॉजिटिव सेंटर है, यहाँ आपका न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा। जैसे ही यहाँ पे अप्रोच करेगा तो होगा क्या, यहाँ पे ये अप्रोच कैसे करेगा वो भी जस्ट सुनिए। यहाँ पे क्या है, ये पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो ये कार्बन क्या बोल सकता है, कार्बन ये बोलेगा पॉजिटिव पॉइंट, मतलब आपको समझ में आ रहा ना, ये नेगेटिव है। नेगेटिव कहाँ अप्रोच करेगा, नेगेटिव मतलब न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अप्रोच करता है, इलेक्ट्रोफाइल में। तो हमने क्या है, इस कार्बन को इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। तो इलेक्ट्रोफाइल ये कैसे बनेगा, हम बोलेंगे कि कार्बन से कि चलो तुमने इलेक्ट्रोफाइल बनना है, इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी तुम्हें शो करानी है। तो हम ऐसा करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है जो पहले अभी बॉन्ड की तरह बिहेव कर रहे हैं, अब हम इनको नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बनाने में भी हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक बॉन्ड बनाने में भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ से ये 2 नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन को उठाया जो पहले बॉन्ड की तरह पाई बॉन्ड की तरह बिहेव कर रहे थे। अब हमने इसे ऑक्सीजन के ऊपर पुट कर दिया एज अ नेगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन इस प्रोसेस को एक्सेप्ट भी कर लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन एक टाइप की नेगेटिव स्पीसीज है, वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट कर सकता है। अब बनेगा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब आपका ये कार्बन न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा कार्बन इलेक्ट्रोफाइल पे। जैसे इसने अप्रोच किया तो आपको कुछ ऐसी स्पीसीज ऑब्टेन हुई। तो देखो बिल्कुल मिलती जुलती है, आपके पास क्या है, फॉस्फोनियम आयन है, यानी कि P पॉजिटिव है, इसके पास आपके पास ट्राइफिनाइल है, 3 फिनाइल रिंग लगी है, डायरेक्ट लिंक है कार्बन के साथ। अब कार्बन का नेगेटिव चार्ज चले जाएगा, क्योंकि कार्बन के नेगेटिव चार्ज में तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये जो पहले नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहे थे, अब ये बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। बॉन्ड बनाने के लिए भी तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे जो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन थे एज अ नेगेटिव चार्ज बिहेव कर रहे थे, कार्बन ने क्या बोला, इन नेगेटिव चार्ज को चलो तुम एक बॉन्ड बना लो, क्योंकि बॉन्ड बनाने में भी 2 इलेक्ट्रॉन का यूज होता है। तो हम इसका बॉन्ड बना लेते हैं, क्योंकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। बाकी कार्बन के पास 2 R ग्रुप थे एज इट इज है, इस कार्बन के पास 2 R ग्रुप थे एज इट इज है, और एक ऑक्सीजन नेगेटिव था वो भी एज इट इज है, ओके। अब ये जो स्पीसीज यहाँ पर फॉर्म हुई ना, इसे हम बोलते हैं
इंटरमीडिएट। ओके, और इस इंटरमीडिएट को भी एक स्पेसिफिक टर्म से जाना जाता है, इसे हम बोलते हैं बीटा इन इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं? बीटा इन इंटरमीडिएट। तो मैं इसे लिख देती हूँ बीटा इन इंटरमीडिएट, इसका हम आगे यूज करेंगे। ये है आपका बीटा इन इंटरमीडिएट। ओके, अब इस बीटा इन इंटरमीडिएट में हम अपना नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे, जो है फॉर्मेशन ऑफ अ 4 मेंबर रिंग। इस बीटा इन इंटरमीडिएट से हमने 4 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करना है। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ 4 मेंबर रिंग कैसे होगा, आप जस्ट सुनिए। ये हमारा बीटा इन इंटरमीडिएट है। हमने क्या किया ना, इसी बीटा इन इंटरमीडिएट को कुछ ऐसे फॉर्म में लिखा है। तो बताइए डिफरेंस क्या आ रहा, दोनों फॉर्म में डिफरेंस ये आ रहा कि हमने इस ऑक्सीजन एटम को ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो आर ग्रुप नीचे आ गए। अब ऐसे कैसे हो गया? तो देखो ये पॉसिबल है क्योंकि आपको पता है अगर आपकी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है तो फ्री रोटेशन के भी फुल चांसेस है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने ये वाला ग्रुप था कार्बन के ऊपर, ये जो 3 बल्कि ग्रुप थे वो आपने एज इट इज रहने दिया, बट दूसरे कार्बन कार्बन के बीच में जो ये सिंगल बॉन्ड है, आप इसमें फ्री रोटेशन करा सकते हैं आसानी से। आपने इसमें फ्री रोटेशन कराया जिसकी वजह से ये वाले जो ग्रुप है वो ऊपर आ गए, ये ग्रुप नीचे आ गए। तो देखिए ऑक्सीजन ऊपर आ गया, बाकी के ग्रुप एज इट इज है, यानी कि ये भी आपका बीटा इन इंटरमीडिएट है, इसी का एक दूसरा फॉर्म है। यहाँ पर आपने जस्ट फ्री रोटेशन कराया। ओके, अब आप क्या देखने को मिलेगा, हमने बोला था हमारा जो सेकंड स्टेप है ये आपका फॉर्मेशन ऑफ अ 4 मेंबर रिंग। तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे 4 मेंबर रिंग कैसे मिलेगी। आप क्या करेंगे, ये जो आपका फॉस्फोरस पॉजिटिव है ये क्या करेगा, आपके ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा। कंबाइन फॉस्फोरस पॉजिटिव नहीं, ऑक्सीजन नेगेटिव करेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। और मैंने आपको क्या बोला, 2 इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहे हैं वो कभी भी बॉन्ड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन बोलेगा कि चलो भाई हमने 4 मेंबर रिंग बनाने हैं, तो मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन तुम्हें दे देता हूँ, जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर के पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाएगा, ये चला जाएगा। और हम दोनों क्या करेंगे, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को कंबाइन करा के एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करा देंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक साइक्लिक कंपाउंड, 4 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड आपको ऑब्टेन हो गया, क्योंकि 1 2 3 4 ये आपको 4 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड यहाँ पर को ऑब्टेन हो गया। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। और इस 4 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड को आप क्या बोलते हैं, ऑक्साफॉस्फेंटेन। ओके, तो ये ऑक्साफॉस्फेंटेन, ये आपका ये 4 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड जो आपको ऑब्टेन हुआ उसका नाम है। इतनी चीज क्लियर है। तो बस हमारा सेकंड स्टेप इतने में खत्म होता है, कितना आसान था। अब थर्ड स्टेप में हमने क्या बोलना है, थर्ड स्टेप में हमने एल्कीन का जनरेशन करना है, यानी कि एल्कीन को फाइनली ऑब्टेन करना है। ओके, तो थर्ड स्टेप भी आपका बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, आप जैसे आगे बढ़िए, 1 मिनट रुकिएगा, आप जैसे आगे बढ़ेंगे, अब आप क्या बताएंगे, आप अपना ये साइक्लिक कंपाउंड उठाएंगे, 4 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड। अब देखो बहुत आसान है, आपने क्या करना है, 1 मिनट रुकिएगा, देखो आपको क्या करना है, एल्कीन का फॉर्मेशन करना है। अब आप खुद ही सोचिए एल्कीन का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है। आपको ये पोर्शन चाहिए, ये वाला कार्बन कार्बन ही तो चाहिए, एल्कीन में हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। अभी यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कराने के लिए आप बोल सकते हैं कि ये वाला जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, हम ऐसा करते हैं इन 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इन 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट किया तो होगा क्या, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। और अगर यहाँ पे सपोज, यहाँ पर अगर आपने ऐसी कंडीशन लगाई, तो अगर आपने ये बॉन्ड को क्लीव करा और इन इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उसे ऐसा यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड या फिर पाई बॉन्ड बोल सकते हैं, उसमें कन्वर्ट किया, तो होगा क्या, या वाले कार्बन, ये वाला कार्बन तो अभी भी सेटिस्फाई है, लेकिन ये वाले कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये कार्बन आपका पेंटावैलेंट हो गया, क्योंकि इसने 3 बॉन्ड ऑलरेडी बनाए, 4 बॉन्ड ऑलरेडी बनाए थे, एक नया बॉन्ड अगर इसने डबल बॉन्ड बना दिया तो ये पेंटावैलेंट। अगर ये पेंटावैलेंट है तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड को क्लीव करेगा। अब ऑक्सीजन के साथ ही क्यों किया, इनके साथ क्यों नहीं किया, तो मैंने आपको क्या बोला था, जितना ज्यादा बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो बॉन्ड को तोड़ने के उतने अच्छे चांसेस रहते हैं। तो ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड क्लीव करेगा। और आपको पता है कार्बन और ऑक्सीजन का अगर बॉन्ड क्लीव होगा तो बॉन्ड किसकी ओर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन बनेगा नेगेटिव और कार्बन यहाँ पर को सेटिस्फाई हो जाएगा, तो आपने ये बॉन्ड भी क्लीव किया। और कार्बन ऑक्सीजन क्या बना, नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नहीं है। कार्बन ने ये बॉन्ड को क्यों तोड़ा, ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई कर ले, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एल्कीन ऑब्टेन हुई, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन के पास 2 आर ग्रुप, दूसरे कार्बन के पास भी 2 आर ग्रुप। और ये जो आपको साइड प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ वो कैसे ऑब्टेन हुआ, पी के साथ 3 फिनाइल ग्रुप है, पी के साथ 3 फिनाइल ग्रुप है, लेकिन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड भी है। कैसे, क्यों डबल बॉन्ड है, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज कभी भी बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है, तो कार्बन ऑक्सीजन यहाँ पर को क्या होगा, इसे बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा और आपको ये साइड प्रोडक्ट यहाँ पे ऑब्टेन होगा। तो देखो थर्ड स्टेप में हमने करा लिया ना जनरेशन ऑफ एल्कीन, बस इतनी सी चीज करनी थी, आसान था। तो ये है आपका विडिक रिएक्शन की मैकेनिज्म, कितनी आसान थी, आपने जस्ट 3 स्टेप्स को फॉलो करना है।
पहले स्टेप में आपने न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया कार्बोनिल कंपाउंड में, तो आपको पता है न्यूक्लियोफाइल तो आपका इलाइड है, तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन है। उसने कार्बोनिल की पॉजिटिव सेंटर यानी कि कार्बन इलेक्ट्रोफाइल में अटैक किया और आपको एक इंटरमीडिएट मिली जिसे हम बोलते हैं बेटाइन इंटरमीडिएट। उस बेटाइन इंटरमीडिएट से आपने क्या किया, 4 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, जो कि काफी आसान था। आपने बस फ्री रोटेशन कराया और आपको साइक्लिक 4 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड ऑब्टेन हुआ। उस 4 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड में आपने बॉन्ड की क्लीव किया और आपको फाइनली आपका एल्कीन का जनरेशन मिल गया। इतनी चीज क्लियर है? तो बस यहाँ पर को हमने क्या क्या चीज डिस्कस कर ली, विटिक रिएक्शन का इंट्रोडक्शन ले लिया, मैकेनिज्म ले लिया। ओके, अब हम आगे बात करते हैं एग्जाम्पल, एप्लीकेशन एंड मैकेनिज्म पे। तो अब आगे बढ़िएगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ये बात कर रहा है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ विटिक रिएक्शन। तो फर्स्टली हम स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ विटिक रिएक्शन इज एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ना, पहले आप समझो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ विटिक रिएक्शन का मतलब क्या है। विटिक रिएक्शन की यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री को जज करना। तो स्टीरियो केमिस्ट्री का क्या मतलब हुआ, ये बोल रहा कि जब भी आप विटिक रिएक्शन कराते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपका फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन मिलता है। ओके, तो ये बोल रहा है अगर आपने इस एल्कीन की स्टीरियो केमिस्ट्री जज करनी है, स्टीरियो केमिस्ट्री जज करनी है मीन आपको ये पता करना है कि ये जो एल्कीन है वो कौन से आइसोमर में एग्जिस्ट कर रही है, ई आइसोमर में एग्जिस्ट कर रही है या फिर जेड आइसोमर में एग्जिस्ट कर रही है, जिससे आप बोल सकते हैं कि ये ट्रांस आइसोमर में एग्जिस्ट कर रही है या फिर सिस आइसोमर में एग्जिस्ट करनी है। अगर आपको ये प्रिडिक्ट करना है, इसी को हम बोलते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ विटिक रिएक्शन। तो ये बोल रहा है कि अगर आपने ये चेक करना है कि जो कोई अभी आपकी विटिक रिएक्शन चल रही है और उस विटिक रिएक्शन में जो आपको एल्कीन ऑब्टेन हो रहा है ये कौन सी स्टीरियो केमिस्ट्री का यानी कि कौन सी आइसोमर का है, तो अगर आपको ये चीज पता करना है तो आपको ये फॉलोइंग स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा। इस स्टेटमेंट में आपको क्या बताया गया, फर्स्टली मैं आपको ये चीज बता देती हूँ। ये आपको ये बोल रहा है, पहले मैं समझा देती हूँ देन हम थ्योरी पे चलेंगे। तो ये स्टेटमेंट आपको ये बोल रहा है कि अगर आपने विटिक रिएक्शन के केस में आपके प्रोडक्ट की यानी कि आपने अपनी एल्कीन की स्टीरियो केमिस्ट्री को जज करना है, तो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री टोटली किस पे डिपेंड करती है, आपकी इलाइट के नेचर पे। ये जो आपने यहाँ पे इलाइट लिया इसके नेचर पे डिपेंड करती है आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन या फिर आप बोल सकते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो स्टीरियो केमिस्ट्री किस पे डिपेंड करेगी, आपकी इलाइट पे। ओके, अब इलाइट पे कैसे डिपेंड करती है, तो इलाइट पे ये 3 तरीके से डिपेंड करती है। आपको यहाँ पर 3 पॉइंट मैंने लिखे हैं, इन 3 पॉइंट को आपने फॉलो करते हुए ये जज करना है। इन 3 पॉइंट से आपको पता चलेगा कि आपकी जो ये अल्कीन आपको यहाँ पे मिली हुई है इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री कैसी है। ओके, तो पहला पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, पहले आप ये वाली स्टेटमेंट सुन लीजिए। ये बोल रहा है इन द केस ऑफ एल्डिहाइड, अगर आप एल्डिहाइड की केस में बात करेंगे तो ये बोल रहा है कि आपका जो एल्कीन आपको फाइनल ऑब्टेन होता है, ये जो डबल बॉन्ड के अराउंड में ये जो ग्रुप हो रहे हैं इनके अगर आप नेचर चेक करना चाहेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री चेक करना चाहेंगे, तो ये बोल रहा है इट कैन बी इजिली प्रिडिक्टेड बाय द एनालिसिस ऑफ ए इलाइड नेचर। आपका इलाइड किस नेचर का है उसके बेसिस पे आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपकी एल्कीन की स्टीरियो केमिस्ट्री कैसी है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट आपको ये बोल रहा है अगर आपका इलाइट क्या हो, अनस्टेबल हो। अभी इलाइट अनस्टेबल से भी क्या मतलब है मैं आपको बताऊंगी। ये बोल रहा है अगर आपका इलाइट अनस्टेबल है तो उस केस में जो आपको एल्कीन ऑब्टेन होगी वो आपको जेड एल्कीन ही ऑब्टेन होगी, वो भी हाईली सेलेक्टिव एल्कीन आपको ऑब्टेन होगी। यानी कि उस केस में पक्का पक्का अगर आपकी इलाइट क्या है, अनस्टेबल टाइप का है, तो उस केस में आपको हमेशा ही जो एल्कीन ऑब्टेन होगी वो जेड एल्कीन ऑब्टेन होगी, यानी कि सिस टाइप की एल्कीन ऑब्टेन होगी, सेम ग्रुप सेम साइड से बिलोंग करेंगे। ओके, अब अनस्टेबल इलाइट का क्या मतलब है, ये बोल रहा है अनस्टेबल इलाइट का मतलब ये है, जैसे आपको पता है इलाइट के केस में क्या होता है, आपके पास जो फॉस्फोनियम आयन की बात यहाँ पर फॉस्फोनियम इलाइट की आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो फॉस्फोनियम में तो फॉस्फोरस की बात हम लोग करेंगे, फॉस्फोरस को मिलेगा पॉजिटिव एंड कार्बन को मिलेगा नेगेटिव। तो ये बोल रहा है यहाँ पे जो आपका कार्बन नेगेटिव है, अगर ये कार्बन नेगेटिव ऐसे आर ग्रुप से अप्रोच कर रहे हो जो कि आपके किस टाइप के हो, एराइल टाइप के हो, तो देखो सॉरी अल्काइल टाइप का, अगर ये बोल रहा है कि आपका जो कार्बन नेगेटिव चार्ज है ये स्पीसीज अगर ऐसे आर ग्रुप से अप्रोच कर रही हो जो अल्काइल टाइप के हैं, उस केस में जो आपका इलाइड है उसे आप बोलेंगे अनस्टेबल इलाइड। और अगर आपके पास कुछ इस टाइप का इलाइड है तो उस केस में जो आपको एल्कीन ऑब्टेन होगी एज अ प्रोडक्ट वो आपकी जेड एल्कीन होगी, यानी कि हाईली सेलेक्टिव जेड एल्कीन होगी, इनकी पक्का पक्का आपको जेड एल्कीन मिलेगी, यानी कि सिस एल्कीन आपको ऑब्टेन होगी। तो एक स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर को भी दिखाया हुआ है, आप जस्ट देख लीजिए। ये है आपका फॉस्फोनियम आयन, ये पी पॉजिटिव है, इसके साथ कार्बन नेगेटिव लगा है, यानी कि ये हो गया आपका इलाइट फॉर्म। लेकिन इस इलाइट फॉर्म में जो आपका कार्बन जो 2 बॉन्ड यहाँ पे बना रहा था, इस बॉन्ड में आपका एक ग्रुप क्या है, आपका एल्काइल ग्रुप है। तो अगर मैंने क्या बोला, अगर आपके इस कार्बन नेगेटिव के पास, जैसे हमने ऊपर जस्ट आर लिखा हुआ था, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, कार्बन के पास 2 आर ग्रुप, अगर ये आपके जो आर ग्रुप है अगर वो आपके अल्काइल ग्रुप है तो उस केस में जो आपका इलाइड है वो आपका अनस्टेबल इलाइड हुआ।
और इस अनस्टेबल इलाइट से जो आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ, इस अनस्टेबल इलाइट से जो आपको एल्कीन एज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ, वो एल्कीन हमेशा आपका जेड आइसोमर से बिलोंग करेगा। आसान था। ये है आपका पहला स्टेटमेंट। अगर आपका इलाइट कुछ इस नेचर का है तो आपको जो एल्कीन मिलेगी वो हमेशा जेड एल्कीन आपको मिलेगी। ओके, दूसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है अगर आपका इलाइट स्टेबल है, स्टेबल कब होगा, जब आपका जो ये आर ग्रुप है उनकी प्लेस में कोई एस्टर या फिर कीटोन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, हमने कार्बन के साथ जो दो बॉन्ड लगाए, एक तो पहले का जैसा है यानी कि हाइड्रोजन है, बट CH3 के प्लेस में यानी कि अल्काइल ग्रुप के प्लेस पर अब हमने यहाँ पर को क्या लगा दिया, कीटो ग्रुप यहाँ पर को लगा दिया। ठीक है, तो अगर वही चीज बोल रहा है कि अगर आपके कार्बन ने कोई ऐसे ग्रुप के साथ अप्रोच किया है, कार्बन नेगेटिव ने एक ऐसे ग्रुप के साथ अप्रोच किया है जो कि आपका किस टाइप का हो, एस्टर और कीटोन टाइप का हो, तो इस टाइप के इलाइट को हम बोलते हैं स्टेबल इलाइट। और इस इलाइट से जो हमें एल्कीन ऑब्टेन होती है वो हमेशा ट्रांस एल्कीन होती है, जिसे आप बोलते हैं ई एल्कीन। तो ये आपको समझ में है। तो वही चीज है, यहाँ पे जो आपका कार्बन नेगेटिव है, इसके जो आर ग्रुप है, अगर वो आर ग्रुप आपके कोई एस्टर या फिर कीटो टाइप के हुए, तो इस टाइप की इलाइट को आप स्टेबल इलाइट कहेंगे। और इस स्टेबल इलाइट से जो आपको एल्कीन ऑब्टेन होगी वो हमेशा आपकी ई एल्कीन होगी, यानी कि आपकी ट्रांस एल्कीन होगी। तो ऐसे आप यहाँ पर कुछ स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कितनी आसान था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये एक और चीज ये बोल रहा है कि द स्टीरियो सेलेक्टिव रेशियो यानी कि ई एंड जेड इज यूजुअली वेरी पुअर विद द सेमी स्टेबलाइज ईल्ड, यानी कि अगर आपकी जो इलाइड्स है वो अगर आपकी क्या है, सेमी स्टेबलाइज है, यानी कि वो पूरी तरह से अनस्टेबल नहीं है ना पूरी तरह से क्या है, स्टेबल है, वो सेमी है यानी कि बीच में मॉडरेट टाइप के हैं। और वो कब होंगे, जब आपके आर ग्रुप क्या होंगे, एराइल टाइप के होंगे, यानी कि कोई बेंजीन रिंग वहां पर को प्रेजेंट होगी। तो उस केस में आपका जो इलाइड होगा वो ना वो स्टेबल होगा कंप्लीटली, ना वो कंप्लीटली अनस्टेबल होगा। तो उस केस में आपको आपके पास बहुत कम, बहुत बेकार सेलेक्टिविटी होती है, यानी कि आपको बिल्कुल ये चीज पता नहीं होता है कि आपकी जो एल्कीन ऑब्टेन होगी वो आपकी किस टाइप की स्टीरियोकेमिस्ट्री को शो करेगी, वो ई टाइप की होगी या फिर जेड टाइप की होगी। तो वही चीज लिखा है कि द सेलेक्टिविटी रेशियो, जो आप सेलेक्टिवली बोल रहे हैं ऊपर के दोनों केस में आपने बोला कि हाईली सेलेक्टिव ये केस चल रहा है, क्योंकि आपको पता चल गया कि अगर आपका इलाइड स्टेबल है तो उस केस में डेफिनेटली जो आपको एल्कीन मिलेगा वो ई होगा, यानी कि ट्रांस होगा। लेकिन अगर आपका स्टेबल, अगर आपका जो इलाइड है वो अनस्टेबल है, यानी कि अनस्टेबल कब होगा, जब आपका आर ग्रुप अल्काइल टाइप का होगा, तो उस केस में भी डेफिनेटली जो आपको एल्कीन मिलेगी वो जेड मिलेगी। लेकिन अगर आपका इलाइड क्या होगा, सेमी स्टेबल होगा, यानी कि वो पूरी तरह से स्टेबल है ना वो पूरी तरह से अनस्टेबल है, उस केस में आपका वो कब होगा, जब आपका आर ग्रुप एराइल टाइप का होगा। तो उस केस में आपको पक्का पक्का कुछ नहीं मालूम है कि आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, ई होगी या फिर जेड होगी। तो उस केस में आपको बहुत बेकार सेलेक्टिविटी मिलती है। ठीक है, तो आपका कोई भी प्रोडक्ट उस केस में आपको ऑब्टेन हो सकता है, क्योंकि वहां पे जो आपका इलाइड है वो आपका सेमी स्पेशलाइज्ड है, सेमी स्टेबलाइज्ड है। ओके, तो ये जस्ट आपको बेसिक स्टेटमेंट समझ में आए। और इसी स्टेटमेंट को नीचे रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर आपका इलाइड अनस्टेबल है तो उस केस में जेड एल्कीन आपको स्टेबल फॉर्म मिलेगी। और अगर आपका एल्कीन, अगर आपका जो इलाइड है वो आपका क्या होगा, स्टेबल इलाइड होगा, तो उस केस में जो एल्कीन आपको ऑब्टेन होगी वो आपकी ई एल्कीन होगी। आसान था, समझ में इतनी चीज। तो ये जस्ट हो गया आपके स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ विडिक रिएक्शन। ओके, अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ विडिक रिएक्शन एंड देन बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ विडिक रिएक्शन। तो एप्लीकेशन भी बहुत आसान है, आप जस्ट सुनते रहिएगा, आपको जस्ट क्लियर हो जाएंगी। तो एप्लीकेशन आपको क्या बोल रहा है ना, पहली एप्लीकेशन तो सबसे कॉमन है कि आपकी जो विडिक रिएक्शन है इनका यूज आप कहाँ करते हैं, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, किससे, एल्डिहाइड एंड कीटोन। द कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन टू एन एल्कीन इज द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ अ विडिक रिएक्शन। विडिक रिएक्शन का सबसे अच्छा यूज यही है कि आप एल्कीन का फॉर्मेशन करा सकते हैं, किसकी हेल्प से, अपने कार्बोनाइल कंपाउंड की हेल्प से, जो है आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो यहाँ पे आपको वही चीज दिखा, विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, विडिक रिएजेंट की हेल्प से। और विडिक रिएजेंट कौन होता है, ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम इलाइड। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ट्राइफिनाइल, फिनाइल फॉस्फोनियम, फॉस्फोनियम एलाइड। ओके, तो इसकी हेल्प से ये यहाँ पर को क्या है, विडिक रिएजेंट की तरह हेल्प करता है। अगर आप इस विडिक रिएजेंट का रिएक्शन कराएंगे अपने कार्बोनाइल कंपाउंड यानी कि एल्डिहाइड एंड कीटोन से, तो आफ्टर रिएक्शन आपको एल्कीन ऑब्टेन होगा। ये आपकी सबसे पहली और सबसे कॉमन एप्लीकेशन होगी विडिक रिएक्शन की। तो यहाँ पे आपको वही चीज दिखा है, ये आपका इलाइड हो गया, आपने इसे एल्कीन के साथ रिएक्ट किया, तो ये वाला पोर्शन क्या हुआ था, हमने क्या किया था, आप यहाँ पर इसको ऊपर भेजेंगे, इसको मिलेगा नेगेटिव चार्ज, ये आपका, सॉरी, इसको मिलेगा नेगेटिव चार्ज, ये मिलेगा पॉजिटिव चार्ज। आप इसका अप्रोच कराएंगे यहाँ पे,
और जैसे ही ये अप्रोच होगा उसके बाद आपको 4 मेंबर्ड रिंग मिलेगी। 4 मेंबर्ड रिंग में आप क्या करेंगे, ये वाले ग्रुप को एलिमिनेट कर देंगे, ये वाले ग्रुप को एलिमिनेट कर देंगे, ये दोनों ग्रुप कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन होने के बाद आपको एल्कीन का फॉर्मेशन मिलेगा। तो मैकेनिज्म तो आप समझ गए ना, जो आपने मैकेनिज्म ऊपर फॉलो की है वो ही आपने नीचे भी लिख देनी है, ठीक है, क्योंकि दोनों चीज सेम ही तो बोल रहा है। तो ये जस्ट आपकी पहली एप्लीकेशन हुई विडिक रिएक्शन की। ओके, अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड एंड थर्ड एप्लीकेशन। दो एप्लीकेशन आपको यहाँ और मिलती है। तो सेकंड एप्लीकेशन आपको क्या बोल रही है, अगली एप्लीकेशन हमारी क्या है विटिक रिएक्शन की। तो अगली एप्लीकेशन है हमारी विटिक रिएक्शन की, वो है आपकी एलाइलिक अल्कोहल का फॉर्मेशन। एलाइलिक अल्कोहल का फॉर्मेशन मीन ये बोल रहा है कि विडिक रिएक्शन की हेल्प से, जैसे अभी तक आप बात कर रहे थे कि विडिक रिएक्शन की हेल्प से आप क्या एल्कीन का फॉर्मेशन करा सकते हैं, लेकिन नहीं, एल्कीन के साथ साथ आप एक और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर करा सकते हैं, वो है आपका एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल मतलब आपका ऐसा अल्कोहल जिसके बीटा पोजीशन में आपके पास एलाइलिक ग्रुप हो, यानी कि डबल बॉन्ड हो। तो देखो यहाँ पे भी आपका एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ, ये आपका एल्कीन ग्रुप हो गया, ओलिफिन ग्रुप है, लेकिन इस ओलिफिन ग्रुप के साथ साथ यहाँ पर कोई एक हाइड्रोक्सी ग्रुप भी प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पर को जो ओवरऑल प्रोडक्ट आपको मिल रहा है इसे आप बोलेंगे एलाइलिक अल्कोहल। तो ये बोल रहा है कि विडिक रिएक्शन की हेल्प से आप एलाइलिक अल्कोहल का भी फॉर्मेशन करा सकते हैं। तो ये भी इसकी एक एप्लीकेशन ही तो हो गई। हमने क्या है, विडिक रिएक्शन की हेल्प से एलाइलिक अल्कोहल, अगर हमको एलाइलिक अल्कोहल का फॉर्मेशन चाहिए, अगर हमको एलाइलिक अल्कोहल को फॉर्म करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग विडिक रिएक्शन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है विडिक रिएक्शन की हेल्प से हम एलाइलिक अल्कोहल को भी फॉर्म कर सकते हैं। तो ये भी एक इसकी एप्लीकेशन हो जाती है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सॉस्लर मॉडिफिकेशन, ठीक है। What is the modification of Wittig reaction? What is the modification of Wittig reaction? According to Organic Chemistry Portal, the Schlosser modification. और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं द स्लॉशर मॉडिफिकेशन, ठीक है। द स्लॉशर मॉडिफिकेशन ऑफ विडिक रिएक्शन कैन बी यूज टू गेट अ एलाइलिक अल्कोहल, यानी कि हमने यहाँ पर को ये जो विडिक रिएक्शन में क्या किया, एक मॉडिफिकेशन किया जिसे हम बोलते हैं स्लॉशर मॉडिफिकेशन। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर आप क्या कराते हैं, आप अपना बीटाइन इलाइट, बीटाइन इलाइट मैंने आपको बताया था, बीटाइन इलाइट क्या होता है, इंटरमीडिएट, जो आपने पहले स्टेप में ऑब्टेन किया था, ये था आपका बीटाइन इंटरमीडिएट। इस बीटाइन इंटरमीडिएट को आपने क्या सेकेंडरी एल्डिहाइड से रिएक्ट कराना होता है, स्पेसिफिकली सेकेंडरी एल्डिहाइड से रिएक्ट कराना होता है। जैसे ही आपका बीटाइन इलाइट सेकेंडरी एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो आपका नॉर्मल एल्कीन ना होके यहाँ पर एलाइलिक अल्कोहल आपको ऑब्टेन होता है। इसी को बोलते हैं हम सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ विटिक रिएक्शन। तो आसान था, आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये देखो, ये आपका बीटाइन इलाइड हो गया, इसे आपने क्या सेकेंडरी एल्डिहाइड अल्कोहल से सॉरी सेकेंडरी एल्डिहाइड से रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ दीज कंडीशंस। तो आफ्टर रिएक्शन आपको एलाइलिक अल्कोहल ऑब्टेन हुआ। तो आप यहाँ जस्ट रिएक्शन समझाइएगा, आपको पूरी मैकेनिज्म बताने की कोई जरूरत नहीं है, तो क्योंकि ये एप्लीकेशन का पार्ट है। ओके, अगला जो तीसरी एप्लीकेशन ये बोल रहा है, इवन ए स्टेरिकली हिंडर्ड कीटोन सच एज अ कैम्फर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ मिथाइलिन डेरिवेटिव। ये बोल रहा है कि इस केस में विडिक रिएक्शन की हेल्प से आप हिंडर्ड कीटोन को भी कन्वर्ट कर सकते हैं एल्कीन में, यानी कि आपका अगर कीटो या फिर आप बोल सकते हैं आपका जो कार्बोनाइल ग्रुप है, अगर इन केस वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अगर आपका हिंडर्ड है, हाईली हिंडर्ड है, जैसे आप कैम्फर के केस में देखते हैं, क्योंकि कैम्फर के केस में जनरली क्या होता है, जो कीटो ग्रुप होता है वो हाईली सब्स्टिट्यूटेड होता है, हाईली हिंडर्ड होता है। उस केस में भी आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को भी आप विडिक रिएक्शन की हेल्प से मिथाइलिन डेरिवेटिव, यानी कि इसे एल्कीन, मिथाइलिन डेरिवेटिव मतलब यहाँ पर आपका मिथाइल ग्रुप होगा, उसका ईन बना दिया, यानी कि उसका डबल बॉन्ड, उसका ओलिफिन बनाए, उसके डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि ये भी तो एक किसकी एप्लीकेशन हुआ। जनरली क्या होता है, कुछ रिएक्शन हमारे नॉर्मली तो प्रोसीड करती है, बट कुछ ऐसा हिंडर्ड वाला वहां पर अगर केस अप्लाई हो जाए तो रिएक्शन स्टॉप हो जाते हैं, लेकिन विडिक रिएक्शन के केस में ऐसा नहीं हो रहा। विडिक रिएक्शन क्या है, हिंडर्ड कंडीशन में भी अपनी रिएक्शन शो कर के आपको फाइनली एल्कीन एज अ प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन करवा रही है। तो ये तीन एप्लीकेशन आप यहाँ पर को विडिक रिएक्शन की शो करवा सकते हैं। आसान थी ना। अब तो देखिए, अब हम लोग बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, जो है लिमिटेशंस ऑफ विडिक रिएक्शन, जो कि काफी इजी इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ दो विडिक रिएक्शंस की लिमिटेशन डिस्कस करनी है, काफी सिंपल है। ओके, आप जस्ट सुनिए, मैं आपको क्लियर करवाती हूँ। देखिए ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे पहले स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। ये बोल रहा है सम ऑफ द मोस्ट कॉमन लिमिटेशन ऑफ अ ऑर्गेनिक केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन बाय अ विडिक रिएक्शन आर एज गिवन बिलो। ओके, तो ये बोल रहा है कि विडिक रिएक्शन की कुछ कॉमन आपकी लिमिटेशंस हैं, जिनको हम नीचे डिस्कस करते हैं। दो कॉमन लिमिटेशन हमने डिस्कस करनी है। तो पहली लिमिटेशन आपको क्या बता रही है, कि पहले मैं आपको जस्ट समझा देती हूँ, देन मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ाऊंगी। ये बोल रहा है, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया था ऊपर, कि अगर यहाँ पर विडिक रिएक्शन में आपको क्या ऑब्टेन होता है, आपका प्रोडक्ट होता है एल्कीन। ओके, और अगर आपको इस एल्कीन की स्टीरियो
केमिस्ट्री प्रिडिक्ट करनी है, आपको ये जानना है कि इसका जो एल्कीन है वो आपका Z आइसोमर होगा या फिर E आइसोमर होगा। तो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री टोटली किस पे डिपेंड करती है बताया था, आपकी इलाइट की नेचर पे। ओके, आपका इलाइट का नेचर कैसा है उस पे ही आपकी एल्कीन की स्टीरियो केमिस्ट्री डिपेंड करती है। ओके, अब होता क्या है कि अगर आपका जो इलाइड है वो अगर आपका एरिथ्रो टाइप का है तो उस केस में जो आपको एल्कीन ऑप्टेन होगी वो आपको जेड एल्कीन ऑप्टेन होती है। ओके, और अगर आपका इलाइड का नेचर कैसा है, अगर आपका इलाइड का नेचर थ्रियो टाइप का है तो उस केस में जो आपको उस टाइप के इलाइड से जो आपको एल्कीन ऑप्टेन होगी वो आपकी ई एल्कीन ऑप्टेन होगी। इतनी चीज समझ में है? तो ये आपको फॉर्म में समझ में है कि आपका एल्कीन का नेचर जो आपका प्रोडक्ट है इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री टोटली किस पे डिपेंड करती है, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री टोटली डिपेंड करती है आपके इलाइड के नेचर पे। अगर आपका इलाइड का नेचर एरिथ्रो है तो मिलेगा जेड एल्कीन, अगर थ्रियो है तो आपको मिलेगा ई एल्कीन। ओके, अब बात कर रहा है, ये बोल रहा है कि जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम में कि जो आपकी विडिक रिएक्शन होती है ये जब प्रोसीड करती है जो आपको इंटरमीडिएट मिलेगा, इंटरमीडिएट का नाम मैंने आपको बताया था बीटाइन इंटरमीडिएट। ओके, तो ये बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम में विडिक रिएक्शन जो इंटरमीडिएट से प्रोसीड करती है वो इंटरमीडिएट का नेचर, उस इंटरमीडिएट की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है, एरिथ्रो होती है। यानी कि अगर आप विडिक रिएक्शन कराएंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपको इंटरमीडिएट मिलेगा बीटाइन इंटरमीडिएट वो एरिथ्रो सिमेट्री का मिलेगा। ओके, और अगर आपका इलाइट एरिथ्रो टाइप का है तो ऑब्वियस सी बात है कि उस एरिथ्रो टाइप के इलाइट से जो आपको प्रोडक्ट एल्कीन ऑप्टेन होगी वो जेड टाइप की एल्कीन ऑप्टेन होगी। तो ये बोल रहा है कि अगर मुझे किसी विडिक रिएक्शन से मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जो एल्कीन आए वो मेरी ई टाइप की आए, तो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि मोस्ट ऑफ द विडिक रिएक्शन तो एरिथ्रो से प्रोसीड करती है, तो एरिथ्रो हमको जेड एल्कीन देती है बट हमको चाहिए ई एल्कीन। तो ये इसकी एक लिमिटेशन हो गई, समझ में? क्योंकि हमने क्या बोला कि एरिथ जो आपका एल्कीन है इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री डिपेंड करेगी इलाइट के नेचर पे, और इलाइट का नेचर अगर एरिथ्रो है तो मिलेगा जेड, अगर थ्रियो है तो ई। ओके, तो होता क्या है, मोस्ट ऑफ द विडिक रिएक्शन हमेशा एरिथ्रोब्यूटाइन इंटरमीडिएट या फिर आप बोल सकते हैं एरिथ्रो इलाइट से फॉर्म होती है, मतलब एरिथ्रो इलाइट को फॉर्म करती है। अगर मोस्ट ऑफ द विटिक रिएक्शन में आपको जो इलाइड है वो अगर एरिथ्रो फॉर्म में मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मोस्ट ऑफ द विटिक रिएक्शन में जो आपको एल्कीन जो है वो जेड आइसोमर की मिलेगी। तो अगर मुझे हमारी एल्कीन ई आइसोमर की चाहिए तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम अराइज होगी, मुझे चाहिए ई एल्कीन लेकिन एरिथ्रो अगर इंटरमीडिएट मिल रहा है तो मुझे जेड एल्कीन मिलेगी। तो ये इसकी एक लिमिटेशन होगी। अब यहाँ पर पहले लिमिटेशन लिखिए एंड देन इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। ठीक है, लिमिटेशन यहाँ पर को मैं आपको अब स्टेटमेंट पढ़ाती हूँ। ये बोल रहा है द विडिक रिएक्शन प्रोसीड मेनली बाय एरिथ्रोबिटाइन इंटरमीडिएट। जो आपकी विडिक रिएक्शन है वो मोस्ट ऑफ द टाइम एरिथ्रोबिटाइन इंटरमीडिएट से प्रोसीड कर रही है, जो कि आपको क्या देता है, दैट गिव राइज टू अ जेड एल्कीन, जो कि आपको जेड एल्कीन देता है। ओके, और ये जो जेड एल्कीन है वो किसके ऊपर प्रिडोमिनेंट हो जाती है, जब हमको ई आइसोमर चाहिए एज अ डिजायरेबल प्रोडक्ट। हमको हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट हमको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, हमें ई आइसोमर चाहिए यानी कि ई एल्कीन चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द विडिक रिएक्शन अगर एरिथ्रोबिटाइन इंटरमीडिएट से एरिथ्रोबिटाइन इलाइट से प्रोसीड होती है तो हमको कैसा इंटरमीडिएट सॉरी कैसा एल्कीन हमको मिलता है, कैसा प्रोडक्ट हमें मिलता है, जेड एल्कीन वाला प्रोडक्ट मिलता है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन होगी, हमें चाहिए ये बट हमको मिल रहा है ये, क्योंकि इसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री वो डिपेंड करती है इंटरमीडिएट में, और मोस्ट ऑफ द इंटरमीडिएट हमारा एरिथ्रो टाइप का होता है। तो ये हमारी पहली लिमिटेशन होगी। ओके, अब इस लिमिटेशन को सॉल्व करने का भी हमारे पास आइडिया है, तो इसका सॉल्यूशन हमारा क्या निकलता है, ये बोल रहा है कि सॉल्यूशन ये है कि हम क्या करें, हम पहले क्या है इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ना करें, हम हमारे इंटरमीडिएट को ही कन्वर्ट कर दें। हमारा इंटरमीडिएट जो पहले एरिथ्रो था हम इसे थ्रियो में कन्वर्ट कर दें। अगर हमारा इंटरमीडिएट एरिथ्रो से थ्रियो में कन्वर्ट हो गया तो थ्रियो इंटरमीडिएट से जो हमें आइसोमर मिलेगा वो तो ई ही मिलेगा। तो वही चीज बोल रहा है, द लिमिटेशन कैन बी ओवरकम बाय कन्वर्टिंग एरिथ्रो बीटाइन यानी कि एरिथ्रो इंटरमीडिएट को आपने किस में कन्वर्ट करना है, इनटू अ थ्रियो बीटाइन यानी कि थ्रियो आइसोमर में सॉरी थ्रियो इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करना है। और ये कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये बोल रहा है फिनाइल लिथियम का आप यहाँ पर को यूज करेंगे एट अ लो टेम्परेचर, जिसकी वजह से क्या होगा आपका यहाँ पर को क्या होगा, स्टीरियो केमिस्ट्री में आपकी जो इंटरमीडिएट आपका जो इलाइड है उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको चेंज देखने को मिलेगा। ओके, तो समझ में आया? तो ये लिमिटेशन हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, हमने एक केमिकल का यूज यहाँ पर को करना है जो है आपका फिनाइल लिथियम। हम फिनाइल लिथियम साथ ही साथ लो टेम्परेचर का यूज करेंगे। अगर हम ऐसी कंडीशन प्रोवाइड कराएंगे तो हमारा जो इंटरमीडिएट है जो पहले एरिथ्रो इंटरमीडिएट था वो थ्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो थ्रियो में कन्वर्ट हो गया तो हमको ई एल्किन जो हमें डिजायरेबल प्रोडक्ट हमको चाह वो हमको मिल जाएगा। समझ में आए कितना आसान लिमिटेशन था? तो देखो ये हमारा एरिथ्रोबिटाइन था,
हमारा बीटाइन जो आपका एरिथ्रो टाइप का था, और इससे जो हमें एल्कीन मिलता है वो Z था, बट हमें चाहिए था E। तो हमने क्या किया, यहाँ पर फिनाइल लिथियम की कंडीशन लगाई, लो टेम्परेचर दिया, तो हमारा एरिथ्रो बीटाइन, हमें कोई चेंज तो करना नहीं है ना, हमने एरिथ्रो को थ्रियो में कन्वर्ट करना है। तो हमारा एरिथ्रो था, सेम ग्रुप सेम साइड था। अब हमने यहाँ पर को फिनाइल लिथियम और लो टेम्परेचर प्रोवाइड करा के सेम ग्रुप को सेम ग्रुप्स को अपोजिट साइड कर दिया, और इंटरमीडिएट को थ्रियो बना दिया। अब थ्रियो इंटरमीडिएट बनाए तो ऑब्वियस सी बात है, अब हमको हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट यानी कि ई एल्कीन ऑब्टेन हो जाएगा। कितना आसान था। तो ये थी हमारी पहली लिमिटेशन। अब दूसरी लिमिटेशन इससे भी इजी है। दूसरी लिमिटेशन आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर सपोज हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे हमने ऊपर इसके एप्लीकेशन में पढ़ा कि विटिक रिएक्शन आपको क्या है, एल्कीन उस केस में भी देते हैं जब हमारा जो कार्बोनाइल कंपाउंड कीटो होता है वो हमारा हिंडर्ड होता है। ओके, ये बोल रहा है कि आपको जो अगर हमारा जो कीटो है अगर वो हिंडर्ड है, उस केस में हमको एल्कीन तो मिलेगा, उस केस में हमें प्रोडक्ट तो मिलेगा, बट वो प्रोडक्ट की जो यील्ड होगी ना वो काफी लो होगी। ठीक है, तो वही चीज लिखा है, द यील्ड गिवन बाय द कन्वेंशनल विटिक रिएक्शन इज अ वेरी लो व्हेन द स्टेरिकली हिंडर्ड कीटोन इज यूज्ड। ओके, यानी कि कीटोन अगर हमारा रिएक्टिव मॉलिक्यूल अगर हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड हिंडर्ड है, तो हमको विटिक रिएक्शन एल्कीन तो प्रोवाइड कराता है, जो इसकी एक एप्लीकेशन है, बट वो एल्कीन की यील्ड क्या होती है, काफी बेकार होती है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन बन जाती है कि यहाँ पर हमें यील्ड बहुत बेकार मिलती है, तो ये लिमिटेशन है विटिक रिएक्शन की। ओके, और ये इसकी एप्लीकेशन भी, क्योंकि विटिक रिएक्शन की हेल्प से हमें क्या कहते हैं, हिंडर्ड कीटोन से हमें प्रोडक्ट का यानी कि एल्कीन का फॉर्मेशन मिल रहा है, लेकिन फॉर्मेशन बहुत कम मिलने की वजह से, यील्ड काफी कम होने की वजह से ये इसकी एक लिमिटेशन बन जाती है। ओके, बट इस लिमिटेशन को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमको क्या करना है, जैसे हमने बोला था जो हमारा इलाइड होता है, ओके, इलाइड में जो हमारा कार्बन एटम है, हमने क्या बोला, अगर ये कार्बन एटम स्टेबलाइज नहीं है, स्टेबलाइज और नॉन स्टेबलाइज का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया ना ऊपर, मैंने क्या बोला, अगर आपका इलाइड अनस्टेबल है, अनस्टेबल कब होगा, जब आपका जो कार्बन के साथ जो आर ग्रुप लगा है वो अल्काइल टाइप का होगा। ओके, तो वो इलाइड क्या होगी आपकी, अनस्टेबल। और स्टेबल इलाइड क्या होगी, जब आपका आर ग्रुप एस्टर या फिर कीटो टाइप का होगा। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना है, इस प्रॉब्लम से ओवरकम करना है, तो आपको क्या करना होगा, जो आपका इलाइड है उसे आपने अनस्टेबल से स्टेबल करना होगा। अगर आपका इलाइड अनस्टेबल से स्टेबल है, और आपके पास अगर स्टेबल इलाइड, और अगर आपने स्टेबल इलाइड को हिंडोर्ड कीटोन के साथ रिएक्ट किया, तो आपको जो एल्कीन मिलेगी वो अच्छे यील्ड की मिलेगी। लेकिन अगर आपने अनस्टेबलाइज, आपका जो स्टेबलाइज यील्ड नहीं है, इलाइड नहीं है सॉरी, उसके साथ अगर आपने हिंडर्ड कीटोन की रिएक्शन कराई, तो आपको प्रोडक्ट तो मिलेगा, आपको एल्कीन तो मिलेगा, बस उस एल्कीन की जो यील्ड होगी वो ज्यादा अच्छी नहीं होगी। अब आपको समझ में आए, तो हमने नॉन स्टेबलाइज का मतलब क्या बताया, मैंने बोला जो आपका कार्बन नेगेटिव है, कार्बो एनायन है, अगर इसके पास जो ये आर ग्रुप है, अगर वो एल्काइल टाइप के ग्रुप हो गए, तो वो आपका क्या होगा, ये जो इलाइड होगा ये आपका नॉन स्टेबलाइज होगा। और नॉन स्टेबलाइज इलाइड से जो आपको, जब आप इस नॉन स्टेबलाइज इलाइड की रिएक्शन कराएंगे हिंडर्ड कीटोन के साथ, किसके साथ, हिंडर्ड कीटोन के साथ, तो आपको प्रोडक्ट तो ऑब्टेन होगा, बट ये प्रोडक्ट की यील्ड क्या होगी, काफी बेकार होगी। ओके, लेकिन अगर आपने क्या किया, यहाँ पे जो आपका मिथाइल ग्रुप था इसे आपने कन्वर्ट कर दिया कोई एस्टर ग्रुप से, यहाँ हमने एस्टर लगा दिया, आगे हमने कीटो लगाया था, चाहे आप एस्टर लगाओ चाहे आप कीटो लगाओ, तो हमारा जो इलाइड है वो हमारा नॉन स्टेबलाइज से क्या है, स्टेबलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो इलाइड है वो स्टेबलाइज है। अब आप अगर इस स्टेबलाइज इलाइड की रिएक्शन कराएंगे हिंडर्ड कीटोन के साथ, तो आपको प्रोडक्ट तो ऑब्टेन होगा, बट इस प्रोडक्ट की जो यील्ड होगी वो काफी बढ़िया होगी। तो ये इसका लिमिटेशन का क्या हो जाता है, ओवरकम हो जाता है। तो ये लिमिटेशन लिखी हुई है, तो इसका ओवरकम लिखा है, दिस लिमिटेशन कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग अ फॉस्फोफिनेट ईस्टर, यानी कि आपने यहाँ पर को क्या है, जो आपका ये जो इलाइड है इसमें आपने क्या करना है, एस्टर का यूज करना है, ताकि आपका जो इलाइड है वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं हॉर्नर वैट्सवर्थ इमोन्स रिएक्शन। ओके, तो ये आपके रिएक्शन का नाम है, आपने इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करना, आप जस्ट इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा दिखाता है कि हाँ आपने कुछ चीज सही सही पढ़ी हुई है, तो आप जिस इसको यहाँ पे ऐड कीजिएगा। तो ये आपकी लिमिटेशन थी। अब आपको सारी चीजें समझ में है ना, लिमिटेशन भी बताई मैंने, उसका ओवरकम भी दिखा दिया, उसके साथ साथ मैंने आपको एप्लीकेशंस भी दिखा दी, स्टीरियो केमिस्ट्री भी दिखा दी, आपको मैकेनिज्म भी दिखा दी। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करनी थी। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बात की विडिक रिएक्शन पे। होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे। तो अभी हम इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, लेक्चर नंबर 4 पे। तो अभी लेक्चर को फिनिश करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।